तो आज पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का क्या होता है। पहले तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्वेश्चन बनता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन बनता है और इसके एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो सिंपल होता है कि अगर आप कोई आइडियल सॉल्यूशन बनाते हो बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, तो आप देखोगे सॉल्यूट सॉल्यूट का जो फोर्स है और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का फोर्स है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है सॉल्यूशन पार्टिकल के फोर्स के। मतलब जो नेट फोर्स होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, जीरो। तो सबसे पहले अगर मैं पहला कैरेक्टरिस्टिक बोलूं तो क्या होगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। मतलब जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है एंड जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो इक्वल होगा किसके, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। इसके अलावा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कि ये किसको फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। दे फॉलो राउल्ट्स लॉ, दे फॉलो राउल्ट्स लॉ। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि जब आप सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को आपस में मिलाएंगे तो पहले सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ओपन करने में कुछ एनर्जी देना पड़ता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में बीच में स्पेस बनाने के लिए, पॉकेट खोलने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है। तो पहले आपने सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मिक्स करने के पहले इसको कुछ एनर्जी दिया H1, इसको कुछ एनर्जी दिया H2, ताकि दोनों के बीच का पॉकेट ओपन हो जाए और आसानी से क्या हो जाए, इंटरमिक्स। और जब ये इंटरमिक्स होंगे, इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। वो जो एनर्जी रिलीज होगा वो काइंड ऑफ होगा -H3। क्या होगा, -H3। और अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जो टोटल एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगा, जो भी आपने एनर्जी दिया एंड जो भी एनर्जी रिलीज हुआ उस सबको मिला दोगे, डेल्टा एच मिक्सिंग, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। कैसे, तो हमने कितना एनर्जी दिया सॉल्यूट को, डेल्टा H1, सॉल्वेंट को डेल्टा H2 और कितना रिलीज हुआ, -डेल्टा H3। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इक्वल टू जीरो। ये डेल्टा H मिक्सिंग पूरा कहलाता है। ध्यान रहे हमें कंफ्यूजन ना हो कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3 जीरो कर सकते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा। तीनों का जो एडिशन होता है वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो। इसके अलावा मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। अगर आप एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात करो तो कोई भी सोल्यूशन बनाओ, चाहे वो आइडियल बनाओ चाहे नॉन आइडियल बनाओ, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं तो जो एंट्रोपी होगी, जो रेंडमनेस होगा वो बढ़ जाता है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग हम क्या लिख सकते हैं, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडियल का कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसी में भी हो सकता है। आइडियल सॉल्यूशन को आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करोगे, अगर आपसे पूछा जाएगा नेट फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगा, जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। डेल्टा विंग मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। ये कौन सा लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ का। मतलब जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर, जो कल हमने डिस्कस किया था, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स का, जो कि अक्सर यही पूछे जाते हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स का, तो एग्जाम्पल्स में सिंपल है, मैंने आपको समझाया था कि दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली, दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली। जैसे कि हेक्सेन है और हेप्टेन है, दोनों ही ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ये क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, हेक्सेन एंड हेप्टेन। सेकेंड बात करें बेंजीन एंड टॉलुइन। इसके अलावा अगर बात करें इथाइल क्लोराइड ले सकते हो, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं कि सभी के सभी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं, ये क्लोज टू आइडियल होते हैं। इनकी आइडियलिटी हालांकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके आइडियल सॉल्यूशन को, आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंपल, अगर हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखना है तो ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं होगा। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। तो क्या मैं नेट फोर्स जीरो बोल सकता हूं, बिल्कुल नहीं।
तो नेट फोर्स बिटवीन द पार्टिकल नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे? तो ऑब्वियसली दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। अब सुनिएगा, राउल्ट्स लॉ नहीं फॉलो करने का मतलब क्या है? जो भी आप टोटल प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जो भी आप कैलकुलेट करते हैं, उससे या तो प्रेशर ज्यादा आएगा, उससे या तो प्रेशर कम आएगा। जो भी प्रेशर हम राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करते हैं उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। क्या नाम देते हैं? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, या उसी को बोलते हैं थियोरेटिकल वेपर प्रेशर। कैलकुलेटेड या फिर थियोरेटिकल वेपर प्रेशर। और जो एक्चुअली सॉल्यूशन में आप ऑब्जर्व करोगे उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। तो नो डाउट नॉन रियल सॉल्यूशन में जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। मतलब कुल मिला के क्या ये अपने आइडियलिटी को शो कर पाएंगे? नहीं, ये अपने आइडियल बिहेवियर से क्या करते हैं? डेविएट करते हैं। क्या करते हैं? डेविएट करते हैं। और जो डेविएशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है? जो डेविएशन करते हैं वो दो टाइप में डेविएट करते हैं। या तो पॉजिटिव डेविएशन होता है इनका, पॉजिटिव डेविएशन, या फिर इनका नेगेटिव डेविएशन होता है। और ये जो आपके सामने शब्द लिखा है पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, ये बेसिकली निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर ध्यान सुनना कैसे। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो भी हम समझेंगे, लेकिन अगर मैं सिंपल एक भाषा में बात करूं, सिंपल से लाइन में, अगर आपने सपोज राउल्ट लॉ से वेपर प्रेशर निकाला 100 mmHg, कितना निकाला? 100 mmHg, दैट विल बी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड? कैलकुलेटेड। और जो एक्चुअली जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो मान लेते हैं 120 है। तो मतलब कैलकुलेटेड से ज्यादा वेपर प्रेशर है कि कम है? तो इस टाइप के डेविएशन को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। कुछ ना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मिला है। और अगर मान लो वहीं पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर अगर 80 mmHg है तो कैलकुलेटेड से 20 कम है, तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। अब क्वेश्चन है कि ये वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों हुआ और ये वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, उसके लिए आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का, कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन का तो सिंपल, इसमें जो सॉल्यूट फोर्स है, सॉल्यूट फोर्स है, प्लस जो सॉल्वेंट फोर्स है, ये फोर्स बेसिकली क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं कि वीक होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। किसके? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। किससे? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। मतलब सॉल्यूशन का फोर्स स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। तो ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन का फोर्स स्ट्रांग होता है, अगर सॉल्यूशन का फोर्स स्ट्रांग होता है तो तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन का फोर्स वीक होता है तो उनको तोड़ना आसान होगा। मतलब यहां से हम ये समझेंगे, अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच का फोर्स वीक है तो आसानी से उनकी ब्रेकिंग हो जाएगी और वो कौन से फेज में जाना स्टार्ट हो जाएंगे? वेपर फेज में। इन शॉर्ट उनका वेपर ज्यादा बनेगा। और अगर वेपर ज्यादा बनेगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा बनेगा, तो नो डाउट उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सिंपल फर्स्ट पॉइंट में, कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा किससे? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर? जो हमने राउल्ट लॉ से किया है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या सीखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट फोर्स स्ट्रांग होते हैं किससे? सॉल्यूशन बनने के बाद जो पार्टिकल है उनके फोर्स से। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इसका जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप देख सकते हो फोर्स स्ट्रांग नहीं बना है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका फोर्स स्ट्रांग नहीं बना है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा, ये जो भी एनर्जी रिलीज हुआ होगा वो दिए गए एनर्जी से कम होगा। मान लो आपने 50 + 50 100 किलो जूल खर्च किया है पॉकेट्स को ओपन करने में, लेकिन जब बॉन्ड बना होगा तो 80 जितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। ओवरऑल अगर डेल्टा एच मिक्सिंग देखोगे तो किसमें आएगा? पॉजिटिव। एंड सेम गोज फॉर डेल्टा वी मिक्सिंग। अब हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स का, तो इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है या जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो पहला कौन है? हेक्सेन प्लस वाटर। हेक्सेन प्लस वाटर। अब ध्यान से देखो, मिलने से पहले हेक्सेन जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? वैंडर फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? वैंडर वाल, क्योंकि ये कार्बन 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 चेन है जो कि नॉन पोलर होता है
और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? वैन डर वाल, लंदन फोर्स होता है, जो कि सबसे वीक फोर्स होता है। क्या होता है? वीक फोर्स। तो हेक्सेन हेक्सेन में कौन सा फोर्स है बेटा? वीक फोर्स बोले तो लंदन फोर्स है। और वाटर में कौन सा फोर्स होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब इनको मिला दोगे तो क्या वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? नहीं, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें होता है वो पोलर कंपाउंड है, और ये कैसे लोग हैं? नॉन पोलर। तो जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो जो फोर्स बनेगा वो होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, क्योंकि एक पोलर है और दूसरा पोलर नहीं है, तो जो पोलर है वो नॉन पोलर में फोर्स को इंड्यूस करेगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फोर्स है ये तो वीक ही रह जाएगा। आई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि हेक्सेन प्लस वाटर बाद में जाके इनका फोर्स वीक हो जा रहा है, और बाद में फोर्स वीक होने का मतलब कौन सा डेविएशन? दूसरा जो बहुत फेमस है वो है अल्कोहल प्लस वाटर। ये भी समझना थोड़ा अच्छी बात है। अल्कोहल में भी पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और सरप्राइजिंगली जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो भी क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट फिर भी ये कौन सा डेविएशन करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वाटर वाटर जो मॉलिक्यूल है उसमें लाइक मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट है वो ज्यादा होता है, और इसमें थोड़ा साइज बढ़ने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट है उतना अच्छा नहीं होता है। तो इनिशियली अल्कोहल अल्कोहल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अच्छा होगा, वाटर वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अच्छा होगा, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे बेटा तो उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए ये भी कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तीसरा जो हमने सिखाया है, CCl4 के साथ क्या ले लीजिए? बेंजीन, या फिर CCl4 के साथ क्या ले लीजिए? टॉलुईन। ये सब आपको देखने को मिलेंगे पॉजिटिव डेविएशन में। अब क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है और इसका आप ग्राफ बनाना चाहो, जो हमने बनाया था प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, तो हमने देखा था कि प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में अगर आइडियल सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा आया था बेटा? स्ट्रेट लाइन आया था। जो ग्राफ आया था वो काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन आया था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ राउट्स लॉ। लेकिन अगर ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो जो भी आपके वेपर प्रेशर के कर्व्स हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, और आप ये ड्रॉ करके ये दिखाएंगे कि जो भी आइडियल सोल्यूशन होगा उससे थोड़ा ज्यादा ही आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। क्लियर? तो ये रहे पॉजिटिव डेविएशन के इंटरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, कि जहां पे इंटरेक्शन है वो वीक होता है सोल्यूशन का। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 0। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझ के और अच्छे से याद करना है। फिर बात करें अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन के सेकेंड डेविएशन का, जिसको हमने क्या नाम दिया है? नेगेटिव डेविएशन। तो आप इससे भी थोड़ा सा समझ के लिख सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन पार्टिकल के फोर्स होंगे, मतलब पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बोलो? कि जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है प्लस जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो बताओ सॉल्यूशन पार्टिकल के बीच में फोर्स स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है। जल्दी टूटेगा कि धीरे टूटेगा? ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रांग है तो इतना आसानी से टूटेगा नहीं। तो क्या वेपर्स ज्यादा बने? कब बनेगा? कम बनेगा। और अगर वेपर्स कम बनेंगे तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा किससे? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। तो जो आप राउट्स लॉ से निकालोगे उसके कंपैरिजन में ये आपको कम देखने को मिलेगा। और इस टाइप के डेविएशन क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या लेना है? नेगेटिव, लेस देन 0। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या लेना है? लेस देन 0। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स का, तो इसमें आपको एग्जाम्पल समझाया था। जो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है जो हमसे पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में है वो कौन था? एसीटोन प्लस वाटर। यही लिया था ना? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस वाटर। यहां देखें, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर आप एसीटोन मॉलिक्यूल को बनाओगे CH3 C डबल बॉन्ड O, और वाटर मॉलिक्यूल को बनाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है।
जिसमें भी हाइड्रोजन और फॉन होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। कौन सा हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब सॉल्यूट में एक सॉल्यूट का जो फोर्स है वो वीक है और जो सॉल्वेंट है उसका फोर्स थोड़ा क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम बोल सकते हैं कि अब ये फोर्स वापस क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। इसलिए ये लोग कौन सा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल एसीटोन एंड वाटर, अदर एग्जांपल्स आर, एसीटोन आपने ले लिया, साथ में क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में कर लेता है। इसके अलावा समझाया था कोई भी ऑक्सी एसिड ले लीजिए और साथ में क्या ले लीजिए, H2O। ऑक्सी एसिड में HNO3, H3PO4, H2SO4, साथ में H2O। कोई भी ऑक्सी एसिड लेंगे और साथ में आप अगर वाटर डाल देते हो तो ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन। और कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं, बताइए। फिनॉल प्लस एनिलीन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कोई एग्जांपल बताइए, हैं, HCl प्लस वाटर, सही बात है। तो यहां भी ये कर सकता है नेगेटिव डेविएशन। तो इस टाइप से आपके एग्जांपल्स होंगे। और अगर मैं बात करूं तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, इस पे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे भी अगर ग्राफ की बात करोगे अगेन, तो सेम ग्राफ जैसे आपने बनाया था आइडियल के लिए, P0A स्ट्रेट लाइन, P0B स्ट्रेट लाइन था और ये P टोटल था, मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर। अब क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है तो जो भी आइडियल का कर्व होगा उससे थोड़ा कम आएगा, इधर भी थोड़ा कम आएगा, इधर भी थोड़ा कम आएगा। तो ये ग्राफ हुआ किसका, नेगेटिव डेविएशन का। तो इस तरीके से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समाप्त होता है। आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक समझना है, इसमें ग्राफ समझना है और इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमें पता भी होना चाहिए कि हम इसको क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अगर लिखना पड़ जाए या कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको आइडेंटिफाई करना पड़े तो ध्यान होना चाहिए कि फोर्स स्ट्रांग बोलने का मतलब क्या है और फोर्स वीक बोलने का मतलब क्या है। क्लियर? तो ये हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हालांकि वो थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसके बारे में जानना जरूरी है, और वो है एजियोट्रॉप्स। क्या है बेटा? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को मैंने बताया था कि दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बताया था इनका नाम? दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। लेकिन सिर्फ इतना ही बोलना सही नहीं है, ये इनका ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं बट एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। क्या नाम देंगे? दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। जैसे मान लो कि आपने ए और बी को लिक्विड लिया और आपने उसका डिस्टिलेशन करना स्टार्ट किया। डिस्टिलेशन का मतलब है धीरे धीरे उसका वेपर बनाना स्टार्ट किया। तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया तो क्या ए और बी के वेपर सेम रेट से निकलेंगे या एक ज्यादा मिलेगा एक कम मिलेगा? सेम मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वेपर प्रेशर उतना कम होता है। लेकिन जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपने दोनों लिक्विड का सेम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? सेम। अब दोनों के सेम वेपर मिलेंगे तो क्या आप दोनों को सेपरेट कर पाओगे आसानी से? नहीं। मान लो एक लिक्विड ए है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है। एक दूसरा अपना है लिक्विड बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है उसका वेपर जल्दी बनेगा, आप उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है उसका जो वेपर है थोड़ा धीरे बनेगा, उसको आपको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा या बाद में सेपरेट कर सकते हो। सेपरेशन तुरंत आपके सामने आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ए का वेपर और बी का वेपर दोनों एक साथ बनेगा और आपको कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ना ए मिलेगा ना बी मिलेगा। तो सिंपली हमने इसको नाम दिया था दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन, at a particular composition।
अब ध्यान दीजिए, आपने जो भी ए और बी लिक्विड मिलाया था सॉल्यूशन बनाने के लिए, इनिशियली उनका जो भी टेम्परेचर हो, जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है तो दो तरीकों से हो सकता है जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हुआ है वो ए और बी से कम हो, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाए, कम हो जाए, या हो सकता है ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए। अगर आपने देखा कि जो पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हुआ, उस पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अपने ही कंपोनेंट ए और बी से कम है, तो इस टाइप के एजियोट्रॉप को नाम देते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या नाम देते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ए और बी से ज्यादा हो गया, तो क्या नाम देंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब एजियोट्रॉप भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसमें क्या देखने को मिलेगा? अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करूं तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है, टी मिक्स, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा अपने इंडिविजुअल टी ए से या टी बी से। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। जो बॉइलिंग पॉइंट ए और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी है, ये दोनों ही कम होंगे किससे? ज्यादा होंगे किससे? मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बढ़ा तो मैं बोल सकता हूं कौन सा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस एजियोट्रॉप को हम नॉन आइडियल सोल्यूशन से तुरंत रिलेट कर सकते हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एजियोट्रॉप्स हमेशा आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं कि नॉन आइडियल, तो आपको क्या बोलना है? नॉन आइडियल। क्या वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन वाले ही एजियोट्रॉप बना सकते हैं? नहीं, पॉजिटिव डेविएशन वाले भी एजियोट्रॉप बना सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले बना सकते हैं। जो डेविएशन या जो पॉजिटिव डेविएशन वाले एजियोट्रॉप बनाएंगे उनका नाम क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका एग्जांपल भी बताया था, पर्टिकुलरली जो आपको बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दिया था मैंने इथेनॉल प्लस वाटर। अब ऐसे अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो कितना होता है? 78.4 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस। जब इथेनॉल का कंपोजिशन 95% होता है और वाटर का कंपोजिशन 5% होता है, इस कंडीशन पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर देखा गया है 78.2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या हो गया? कम हो गया। तो इसको क्या नाम दोगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर कम होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। तो जितने भी आपके सामने पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं उनको आप यहां डाल सकते हैं। दूसरा कौन सा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसमें नाम से दिख रहा है कि जो पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, टी मिक्स, वो ज्यादा होगा किससे? अपने इंडिविजुअल टी ए या टी बी से। इस हिसाब से अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कम हो जाएगा, वेपर उतने नहीं बनेंगे। और ये कौन सा डेविएशन शो करेगा फिर? नेगेटिव डेविएशन। ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और इसमें भी एग्जांपल मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल हमने लिया था HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2। नाइट्रिक एसिड प्लस H2। मैंने बताया था कि नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 86 डिग्री सेल्सियस। और H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसका कंपोजिशन 68% होता है और जब इसका कंपोजिशन 32% होता है, तो पूरे मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहां देखा जाए तो पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इसको क्या नाम देंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो वो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? फिर से बता दो तुरंत। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। कितने टाइप के होते हैं? दो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव। और मैक्सिमम वाला नेगेटिव। इज इट क्लियर? चलो, तो ये हो गया एजियोट्रॉप खत्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जैसे कि आपको सिखाया है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े अच्छे बनते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी थोड़ा ज्यादा रहता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो जैसे आपको सजेस्ट किया था नाम से, क्या होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, खासकर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, खासकर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर पे, उसको क्या नाम देते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या वो नेचर पे डिपेंड करते हैं? नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो डेफिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे डेफिनेशन? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये नेचर पर डिपेंड करता है? नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर। कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं बेटा? 4 टाइप के। पहले बताइए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड क्या समझाया था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या समझाया था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ समझाया था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलना है। सिर्फ वेपर प्रेशर है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो आप इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। एलिवेशन, डिप्रेशन, रिलेटिव लोअरिंग, ये जो शब्द लिखे गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा तो ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से, तो इसमें कैसे समझना है? अगर अपने पास एक प्योर सॉल्वेंट है, अगर अपने पास एक प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही है, ए, जिसका वेपर प्रेशर मैंने मान रखा है P0 A। कितना मान रखा है? P0 A। ध्यान सुनना, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें हम क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उस वजह से ऑब्जर्व होते हैं। तो जो चेंजेस आता है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉट एवर यू थिंक, वो सब के सब सॉल्वेंट में आता है। किस में आता है? सॉल्वेंट में। और वो आता है ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कभी भी गलती से ये मत सोच लेना कि बॉइलिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का होता है, फ्रीजिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का होता है, या वेपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हम सब यूज करेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ये सब किसके लिए होगा? सॉल्वेंट के लिए होगा। किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। इसके ऊपर बहुत बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो देखो, मान लेता हूं कि प्योर सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर कितना है? P0 A। अब इस सॉल्वेंट में जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, क्या अब इसको मैं सॉल्वेंट बोल सकता हूं? नहीं, इसको सॉल्वेंट हम नहीं बोल सकते। जैसे ही मैं NVS ऐड करूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको मैं B से रिप्रेजेंट करता हूं, तो अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन। क्या हो गया? सॉल्यूशन। और मान लेता हूं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया? PA। कितना हो गया? PA। तो नो डाउट पहले जब सिर्फ सॉल्वेंट होंगे तो 100 मान लेते हैं वेपर्स बन रहे होंगे, 100 नंबर ऑफ वेपर्स बन रहे होंगे। लेकिन जैसे आप NVS डालोगे, नॉन वोलेटाइल, मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा, तो क्या वेपर प्रेशर अभी इतना ही रहेगा? इससे कम हो जाएगा? इससे ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल के बीच में फोर्स लग जाता है, तो पहले ज्यादा पार्टिकल वेपराइज हो रहे होंगे, उनको पकड़ लेगा, कहां जा रहे हो इधर आओ। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वेपर प्रेशर है, अगर मैं P0 A और PA की बात करूं, ज्यादा कौन होगा? P0 A। मतलब यहां वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गया या इंक्रीमेंट हो गया? तो क्या हम निकाल सकते हैं कितना लोअरिंग हुआ है? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर मैं निकालूं, पहले कितना था? P0 A, बाद में कितना हो गया? PA। तो लोअरिंग कितना आएगा? P0 A माइनस PA, जिसको हम डेल्टा PA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? डेल्टा PA से। अब अगर अपने पास किसी भी सोल्यूशन में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर निकालना हो, तो अपने पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। मैं इस सोल्यूशन का या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का निकाल सकता हूं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन, आई एम रिपीटिंग द टर्म, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन PA कैन बी रिटन एज
P naught A into XA. Am I right? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, या इन शॉर्ट वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन है, जिसको PS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कितना आ जाएगा, कितना होता है हमें पता है, P नॉट A इंटू एक्स ए। डेल्टा PA कितना आया है अपने पास, डेल्टा PA आया है, बोलो P नॉट A माइनस PA, और PA जगह क्या रख दिया, P नॉट A इंटू एक्स ए, क्या कॉमन ले लिया, P नॉट A, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और 1 माइनस एक्स ए को हम क्या बोल सकते हैं, XB, मतलब जो डेल्टा PA है इज इक्वल टू आ गया P नॉट A इंटू XB। डेल्टा PA को क्या लिख सकता हूं, बोलो P नॉट A माइनस PA, और ये P नॉट A नीचे डिवाइड हो गया, P नॉट A इज इक्वल टू क्या बन गया, XB, और यही अपना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव, कितना लोअरिंग हुआ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, इनिशियल वेपर प्रेशर कितना था बेटा, P नॉट A, कितना लोअरिंग हुआ, P नॉट A माइनस PA, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, बोलो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, तो व्हाट इज दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो दिमाग में फिक्स कर लो। अब बताओ मुझे फटाफट से, P नॉट A क्या है, इनिशियल की जगह कुछ और टर्म, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगेन P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। XB क्या है, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, NB अपॉन Na प्लस NB, उसका मोल अपॉन टोटल मोल। कर लोगे। अगर आपने देखा कि सॉल्यूट बहुत कम डाला गया है, 0.3 ग्राम, 0.4 ग्राम, और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, इस केस को हम डाइल्यूशन शब्द से समझ सकते हैं। किस शब्द से, डाइल्यूशन। सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो आप इस पे जो सॉल्यूट का टर्म है ये नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज NB अपॉन Na, NB अपॉन Na, इस NB को हम इग्नोर कर सकते हैं अगर जो सॉल्यूट का अमाउंट है बहुत कम है डाइल्यूशन के केस है। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर किया जाए कि ऑन एडिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया in 90 gram of water, 90 gram of water, vapor pressure of solution decreases to 0.2 atm. What will be the vapor pressure of pure solvent? क्या लगता है, क्या हमें निकालना है, P नॉट A निकालना है कि PA निकालना है, P नॉट A निकालना। दिख रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, क्या हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है PA, बोला है कि जब हमने ये ऐड किया, यूरिया ऐड किया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस टू 0.2 atm। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज नहीं हुआ होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हुआ होगा। अब क्योंकि मैं NVS ऐड कर देता हूं तो उसको सॉल्वेंट टर्म नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। तो इन शॉर्ट जो इनिशियल होगा वो सॉल्वेंट है, जो डिक्रीज हुआ वो क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहां पे आप चाहो तो सॉल्वेंट भी लिखा मिल सकता है। तो यहां पे हम देखेंगे तो PA अपने को दे रखा है 0.2 atm, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, बोलो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB, बोलो तो NB अपॉन Na प्लस NB। P नॉट A we need to find out, PA is 0.2 अपॉन P नॉट A is equal to NB। NB सॉल्यूट का मोल या सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूट का मोल। सॉल्यूट कौन है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, तो मोलर मास निकालोगे तो आएगा 60, तो जाएगा सिंपली 30 अपॉन 60। इधर सॉल्वेंट का मोल तो 90 ग्राम वाटर है, तो 90 अपॉन मोलर मास 18 प्लस अगेन 30/60, और इस तरीके से आप तुरंत क्या निकाल सकते हो, P नॉट A निकाल सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया होगा, पूछेगा मोलर मास बताओ सॉल्यूट का,
सर्टेन अमाउंट ऑफ, जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहां लिखूं, ध्यान देखिएगा, ऑन एडिंग 3 ग्राम of a non-volatile solute in 90 gram water, vapor pressure of solvent decreases by 25%. What will be molar mass of the solute? Molar mass of non-volatile solute. क्वेश्चन अपना ये है, तो ध्यान दें, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीजेज बाई 25%, तो मान लेता हूं कि इनिशियल वेपर प्रेशर कितना है, फॉर एग्जांपल 100 mmHg मान लेता हूं, समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो पीए फाइनल वेपर प्रेशर कितना होगा, 25 या 75? 75, क्योंकि बोला है डिक्रीजेस बाय, क्या बोला है, डिक्रीजेस बाय, तो पीए हो जाएगा 75। तो क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, आपको मैंने समझाया भी था और मैं यहाँ पे फिर से वो लिख देता हूं कि अगर मोलर मास वाले क्वेश्चंस अपने को जल्दी से करने हैं तो इस फॉर्मूले को हमने मैनिपुलेट कर रखा है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। मैं फिर से बता रहा हूं, ये इसी का मैनिपुलेटेड वर्जन है और ये आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खासकर मोलर मास जैसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन फिर मैं बोलूंगा ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। क्या विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल है? नहीं, ये विद रिस्पेक्ट टू फाइनल है, पीए है। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? तो इस फॉर्मूले का हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी रिलेटिव लोअरिंग नहीं बोलना। और अगर बहुत कंफ्यूजन है तो आपके लिए सिर्फ ये एक फॉर्मूला है जिससे आप काम चला सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, अपने पास क्या दिया है, पी नॉट ए 100 माइनस पी ए कितना है 75 अपॉन पी नॉट ए अगर लूंगा तो क्या हो जाएगा 100, और अगर इस फॉर्मूले से करना चाहूंगा तो पी ए कितना हो जाएगा 75, और इस फॉर्मूले में क्या आता है एन बी अपॉन एन ए, मोलर मास मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, गिवन मास 3 अपॉन मोलर मास कितना मान लेता हूं m डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका 90 अपॉन 18, सॉल्वेंट का H2O है तो कितना होगा 18, तो नीचे कितना हो जाएगा 5। इज इट क्लियर? तो इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा, 100 माइनस 75 25, 25 अपॉन 75 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5m। तो यहां से m कितना आ गया, m इधर ले जाओगे m आ जाएगा 9/5 ग्राम पर मोल, 9/5 ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, समझे? तो ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद जो नेक्स्ट अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखते रहिएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए ताकि अपना टाइम बचे। तो मुझे फिर से बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने एग्जांपल हैं? 4। नाम जल्दी जल्दी बोलिए। वेपर प्रेशर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। फटाक से फॉर्मूला बोल दिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, पी नॉट ए एक्स बी। वेरी गुड। एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एंड दैट एक्स बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स ए। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1। तो देख लेना क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, वो भी ध्यान देने वाली बात है। अभी सेकंड जो हम टर्म लेते हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब हम सबको पता है अगर मैं एनवीएस डाल रहा हूं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहा हूं, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। और अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसको बहुत हीट करना पड़ेगा तब जाके उसके वेपर्स बनेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखो इधर, लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो भी अपने पास इनिशियल सॉल्वेंट है, दैट इज T0B, and boiling point of solution
सॉल्यूशन मतलब आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट it is something TB. Before adding non-volatile solute, the boiling point of pure solvent is T naught B, and after adding NVS, the boiling point of solution, that is solvent as well, obvious सी बात है, solvent becomes TB. ये बोल तो मैं solution रहा हूं, लेकिन boiling point बढ़ा किसका है? Solvent का ही बढ़ा है. सिर्फ affect कौन करता है? NVS. affect कौन करता है? NVS. तो क्या हम यहां पे समझ सकते हैं कि अगर इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट T नॉट B है और बाद का बॉइलिंग पॉइंट TB है, तो क्योंकि एनवीएस डालने पे वेपर प्रेशर कम हुआ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा. मतलब जो TB और T नॉट B है उसमें ज्यादा कौन है? TB ज्यादा है. तो एलिवेशन हुआ या डिक्रीमेंट हुआ? एलिवेशन, इंक्रीज हुआ. तो हम यहां लिख सकते हैं दैट्स व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, that is delta TB, will be something TB minus T naught B. ज्यादा माइनस कम, TB माइनस T naught B, ये आ गया elevation in boiling point. लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं भी अमाउंट मेंशन नहीं है. इसमें सिर्फ आपको टेम्परेचर मालूम होगा तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं. तो हम सबको पता है कि जितना ज्यादा मैं एनवीएस डालूंगा, जितना ज्यादा मैं एनवीएस डालूंगा गिवन सॉल्वेंट में, उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता जाएगा. हाँ या ना? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ एनवीएस एडेड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. दिए गए कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना ज्यादा आप मोल्स ऐड करेंगे एनवीएस का, इन शॉर्ट जितना मोलैलिटी होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी. तो हम यहां जरूर लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. जितना ज्यादा मैं मोल्स ऐड करूंगा पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो यहां पे हम जरूर लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो समथिंग केबी इंटू मोलैलिटी आ जाएगा, केबी इंटू मोलैलिटी. तो इस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया केबी इंटू मोलैलिटी. केबी जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको आप मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हो या फिर एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हो. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोला होगा तो भी केबी लेना है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट लेना है तो भी केबी लेना है. और इसके बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट केबी क्या? देखो, सबसे पहले समझें, केबी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. कैसे? तो उसके फॉर्मूला से समझ में आ जाएगा. केबी का फॉर्मूला हमने लिखा था, फिर लिख रहा हूं, आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू MA अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच VAP. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और MA क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. MA क्या है बोलो? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. मतलब जिस सॉल्वेंट का मोलर मास ज्यादा होगा उसका केबी भी क्या होगा? ज्यादा होगा. और डेल्टा एच VAP क्या है? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखना है. आर टी नॉट बी स्क्वायर इंटू MA अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच VAP, ये केबी का फॉर्मूला है. अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं बेटा, यूनिट ऑफ केबी, तो डेल्टा टीबी है तो टेम्परेचर ही डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस. डिग्री सेल्सियस में लो या कैल्विन में लो, सेम ही बात है, डिफरेंस है. तो इसका हो गया डिग्री सेल्सियस, और मोलैलिटी का यूनिट मोलल या मोल पर केजी. मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा? मोलल या मोल पर केजी. तो ये हो जाएगा सिंपली, बोलिए, डिग्री सेल्सियस पर मोलल, या इसको बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, या डिग्री सेल्सियस जगह केल्विन भी आ सकता है. तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसको सम टाइम ग्राफ से भी हम लोकेट करते हैं कि ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं. ये भी देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है ग्राफ को आइडेंटिफाई करना. हम यूजुअली इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
आफ्टर एडिंग NVS। तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे होता है। देखो इस ग्राफ पे इधर होता है बेटा प्रेशर और इधर होता है टेम्परेचर। जब प्योर सॉल्वेंट है, जब सिर्फ अपने पास प्योर सॉल्वेंट है तो प्रेशर कितना रहा होगा बोलिए, P0A। मान लेते हैं कि इसको मैंने कुछ इस तरीके से लोकेट किया है, ये प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है ये? प्योर सॉल्वेंट का है। खुद बताइए इस प्योर वेपर प्रेशर पे जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना ले सकते हैं? समथिंग T0B। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना? P0A। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना? T0B। जब NVS ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दिमाग खुला है ना? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही तुम NVS डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो ये मान लो कम हो गया। और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो गया? काइंड ऑफ TB। तो ग्राफ आपको दिखा रहा है कि वेपर प्रेशर P0A से कितना हो गया? PA। और बॉइलिंग पॉइंट T0B से कितना हो गया? TB। तो ये एलिवेशन हुआ है कि डिप्रेशन हुआ है? एलिवेशन। और इसी को हम डेल्टा TB बोल रहे हैं। तो जब भी आप ग्राफ बनाएं तो इसका ध्यान रखें कि ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये सॉल्वेंट का कर्व है और नीचे वाला सॉल्यूशन का कर्व है। कर लेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे बताना चाहूंगा। आप सबको पता है कि यूजुअली जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वाटर लेते हैं। सॉल्वेंट जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर नहीं दिया है तो कितना ले सकते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। और कुछ नहीं दिया है तो प्योर वेपर प्रेशर P0A कितना ले सकते हैं? 1 atm। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन यही होता है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ a liquid at which it is converted into vapor at 1 atmospheric pressure। तो अगर मेंशन में कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि कंसिडर अ सॉल्वेंट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही आपने वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे कंसिडर किया है, ऑटोमेटिकली वहां का प्रेशर कितना होगा? 1 atm। ऐसा खोजने मत लगना कि यहां तो P0A दिया ही नहीं है, क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं होता है। वहां पे प्रेशर अगर नहीं दिया है सॉल्वेंट का तो कितना लेके चलना है? 1 atm। क्या क्लियर है? तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने को आइडिया रहे। मान लो मैंने बोला इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added to kind of 500 gram of water having molar elevation constant 0.52 degree Celsius per molar, then find out पहला डेल्टा TB। एलेबोरेट करो, क्या नाम है इसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ऐसा बोला रहेगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालिए और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालिए। तो सबसे पहले तो हम एलिवेशन निकालेंगे। तो बताइए बेटा, एलिवेशन का फॉर्मूला KB इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो चलिए KB कितना है? 0.52 इंटू मोलैलिटी निकालें। तो मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास ग्लूकोज का सॉल्यूट का 18 और मोलर मास C6H12O6 का 180। तो 18 अपॉन 180 कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 500 ग्राम दिया है तो kg में कितना होगा बेटा? 0.5 kg। तो आ गया 0.52 अपॉन 0.2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली ये देखोगे आप कि 2.56 या 2.6 के करीब करीब आएगा। अब देखोगे पॉइंट हटा दूं तो 5.2/2 हो सकता है ना। अगर ये पॉइंट हटाऊं तो कितना आएगा? 5.2/2। तो यहाँ पे अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 50 का आधा कितना होता है? 25। मतलब 5 का आधा 2.5। और क्योंकि ये है तो 0. क्या लिख सकते हैं? 26। ये क्या आ गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.26 या 2.6? 2.6 आएगा। ये है डेल्टा TB। डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
देख लो, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, 0.52 इंटू कितना है ये 0.1 बाई 0.5 कितना आएगा 1/5। 1/5 मतलब कितना होता है 0.2। तो नीचे रखना चाहिए ऊपर रखना चाहिए? तो अगर मुझे नीचे रखना है तो क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ 0.52 अपॉन 0.5। सही बोल रहा हूं या सिर्फ 5? तो कितना आंसर आएगा, सिर्फ 5 रखेंगे तो 0.104 के करीब समथिंग इसे आएगा। और 0.104 जो आएगा वो क्या आएगा, एलिवेशन। ये क्या आएगा, एलिवेशन। अगर एलिवेशन दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बताओ, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी 0.104 प्लस 100 मतलब 100.104 डिग्री सेल्सियस। क्या समझ में आ रहा है? अब ये देख लेना कि केल्विन में पूछा गया है या किस में पूछा गया है। केल्विन पूछेगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या रख देंगे 373 और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें 273 ऐड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डिफरेंस हो चाहे डिग्री सेल्सियस का हो या केल्विन का हो वो सेम ही होता है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को समझना है। अभी चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब नाम से ही दिख रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। क्वेश्चन है कि क्यों कम होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड्स में भी असर्शन रीजन आता है और आपके एग्जाम में भी आता है, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में अगर मान लेते हैं कि लेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is something T naught F, and after adding NVS, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है इट इज काइंड ऑफ TF। पहले तो ये समझो कि फ्रीजिंग होगा किसका, NVS का फ्रीजिंग होगा या NVS के डालने की वजह से सॉल्वेंट का फ्रीजिंग होगा? किसका फ्रीजिंग होगा, सॉल्वेंट का। मतलब जो अपने पास सॉल्वेंट है, जैसे ही आपने इधर से NVS ऐड किया तो ये सॉल्वेंट ही यहाँ पे फ्रीज होके थोड़ा बहुत सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म आपस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में। अब क्वेश्चन है सॉलिड फॉर्म किसका है और लिक्विड फॉर्म किसका है? सॉलिड फॉर्म भी किसका है, सॉल्वेंट का, और लिक्विड फॉर्म भी किसका है, सॉल्वेंट का। मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा मैं क्या लिखूंगा, सॉलिड सॉल्वेंट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड सॉल्वेंट। और ये क्वेश्चंस बहुत पूछ जाते हैं। क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ। देखिए इतना क्लियर है कि NVS डालने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम, इतना तो क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे इन दोनों का, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और प्रेशर बराबर होता है। वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज। ये दोनों क्या होता है, बराबर होने चाहिए। अब जैसे ही तुमने फ्रीजिंग करना स्टार्ट किया तो तुम्हें क्या लगता है, हमें टेम्परेचर घटाना पड़ेगा तब वेपर प्रेशर बराबर होंगे। ध्यान सुनिएगा, ये इक्विलिब्रियम में तभी होंगे जब हमें वेपर प्रेशर क्या करना हो, बराबर। क्या समझा, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। अब अगर टेम्परेचर कम हो गया या सिंपल से अगर फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया, फ्रीजिंग होना स्टार्ट होने का मतलब अब मुझे अगर वेपर प्रेशर इक्वल करना है, फ्रीजिंग होने का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात समझो, जैसे ही फ्रीजिंग होना स्टार्ट हुआ मतलब वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर इधर का वेपर प्रेशर कम हो गया तो तुम्हें ये टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा तब प्रेशर बराबर होगा, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तब प्रेशर बराबर होगा? टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैं फिर समझा रहा हूं, सॉल्वेंट और
जो अपना एनवीएस है इनके बीच में हमने रिलेशन ये समझा, जैसे हम एनवीएस डालेंगे, ध्यान सुनना, जैसे ही मैं एनवीएस डालूंगा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इतना पहले बात क्लियर है। फ्रीज भी कौन हो रहा है बेटा, सॉल्वेंट। ये सेकंड पॉइंट है जो क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, जहां पे जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है, मतलब सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर है और जो लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही फ्रीजिंग होना स्टार्ट हुआ तो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, धीरे से कम। तो ये वेपर प्रेशर इसके बराबर आएगा तो ही तो फ्रीजिंग बोलोगे। तो फ्रीजिंग लाने के लिए इसको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे तो ही वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो दोनों ही फेज का वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, तो जाके दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन शॉर्ट, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो फ्रीजिंग के दौरान जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज है और जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में कि ऐसा क्या क्या ऐसा चल रहा है। तो आपको मैं फिर वही बता रहा हूं कि यहां पे जो वेपर प्रेशर है इस फेज का और इस फेज का जो वेपर प्रेशर है, दोनों इक्वल होंगे तो ही फ्रीजिंग होगा। अब फ्रीजिंग करना है, आपने जैसे ही एनवीएस डाला होगा तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब अगर सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर या किसी फेज का वेपर प्रेशर कम है और ये ज्यादा है, तो इस प्रेशर को जब तुम घटा के नीचे लाओगे तो ही तो इक्वल होंगे ना। और वेपर प्रेशर कम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, कम, क्योंकि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर तो ज्यादा बनेगा। तो इसलिए हमें पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर वहां पे घटाना पड़ता है, तब जाके फ्रीजिंग स्टार्ट होता है। तो इन शॉर्ट, जो फ्रीजिंग पॉइंट बाद में है वो एलिवेट हुआ कि वो डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ, वो कितना होगा बेटा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी एफ टी माइनस टी नॉट एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और अगेन जैसे कि हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में सीखा कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी है, वैसे ही जो डेल्टा टी एफ होगा वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। क्योंकि जितना ज्यादा आप एनवीएस ऐड करेंगे, ऑब्वियस ही बात है वेपर प्रेशर उतना कम होगा और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो डेल्टा टी एफ इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, और यहां पे हटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी के एफ इंटू एम। और यहां पे के एफ का नाम, जैसे उधर था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोल सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को नाम देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला हम याद रखें, डेल्टा टी एफ टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है, और कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए ये होता है के एफ इंटू मोललिटी। अब अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बताइए फिर से, के एफ किस पे डिपेंड करेगा, के एफ ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड, के एफ का फॉर्मूला बताइए, तो आर टी नॉट बी की जगह आर टी नॉट एफ स्क्वायर इंटू एम ए अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन, क्योंकि बॉइलिंग में लिक्विड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है और फ्रीजिंग में सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर। और जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, सॉलिड सॉल्यूट मत बोलना, समझ लो ना। यहाँ पे सॉलिड भी क्या है, सॉल्वेंट, और लिक्विड भी क्या है, सॉल्वेंट ही है। क्योंकि बॉइलिंग हो या फ्रीजिंग हो या वेपर प्रेशर का बढ़ना घटना हो, सिर्फ किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, ड्यू टू एनवीएस। और इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अगेन यूनिट तो सेम ही होगा बेटा, यूनिट अगेन डिग्री सेल्सियस पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पे तब उस समय मैंने एक नोट लिखवाया था, मैं फिर से वो नोट लिखना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी कोल्ड एरिया होते हैं वहां पे ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर्स होते हैं, कूलेंट होते हैं, वो तुरंत ही फ्रीज हो जाते हैं। तो उसमें हम डालते हैं एंटी फ्रीज। क्या डालते हैं, एंटी फ्रीज। और एंटी फ्रीज अपना क्या है, बेसिकली जो यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज है। एंटी फ्रीज का मतलब होता है फ्रीजिंग होने से बचा देता है, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा।
-2 से सीधा फ्रीजिंग पॉइंट सपोज -10 डिग्री सेल्सियस कर देगा, तो जो कूलेंट -2 पे ही फ्रीज हो रहा था, अब टेम्परेचर डिप होते होते -10 आएगा तो ही फ्रीजिंग होगा, वरना नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज है। क्लियर? तो ये रहा जो अपना थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो। अब आगे बढ़ते हैं, जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलो इसको समझ लेते हैं। तो फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में आपको समझाया था, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि यहां अपने पास सपोज एक कंटेनर है जिसको मैंने डिवाइड कर रखा है थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज कॉल्ड एसपीएम, सेमी परमिएबल का मतलब ये कुछ पार्टिकल को ही अलाउ करता है फ्लो करने से, खासकर सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा फ्लो करने से, इसलिए सेमी परमिएबल। परमिएट का मतलब होता है अलाउ करना। तो एसपीएम के इस लेफ्ट साइड में हमने प्योर सॉल्वेंट भरा है बेटा, मान लेते हैं दिस इज प्योर सॉल्वेंट। एंड जो राइट साइड है उसमें हमने सोल्यूशन भरा है। सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्वेंट के साथ साथ एनवीएस भी होगा, सॉल्यूट भी होगा। ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली सॉल्वेंट ज्यादा किधर है? दिमाग लगाओ, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है तो फ्लो कहां से कहां होगा? सॉल्वेंट से किसकी तरफ? किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पे हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं, इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या सोल्यूशन के टर्म में बोलना हो तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या इधर सोल्यूशन है? क्या इधर सोल्यूशन है? नहीं, इधर सोल्यूशन है। तो हम बोलेंगे कि क्या, कहां से कहां फ्लो होगा? बोलो, फिर से बोलो। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, या फिर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन थ्रू एसपीएम। ध्यान रहे, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही बोलेंगे। अच्छा, अब आजकल एक और डेफिनेशन पूछा जाने लगा है वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो कॉमन सेंस है, जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो क्या बोलोगे? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ इधर ही जाता है। अगर 100 पार्टिकल्स का फ्लो इधर होगा तो 2-3 पार्टिकल इधर भी आते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं जो आपको सिर्फ सुनना है और समझ लेना है। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं पहले। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर थ्रू एसपीएम। This is definition number 1. Second point, in osmosis there will be unequal flow rate from the both side of SPM. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से फ्लो हो रहा है, दोनों तरफ से फ्लो होता है, लेकिन इक्वल रेट से कि अनइक्वल रेट से? अनइक्वल रेट से फ्लो होता है। क्लियर? और थर्ड पॉइंट, एसपीएम जो है सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को अलाउ करता है, और जो एसपीएम है वो दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल एसपीएम और आर्टिफिशियल एसपीएम। नेचुरल एसपीएम किससे बना होता है? एनिमल ब्लैडर से, और जो आर्टिफिशियल एसपीएम है वो सेलोफेन से बना होता है। आई बात समझ में? अब जैसे ही इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो होंगे, व्हाट डू थिंक, इधर का हाइट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इधर का लेवल क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे इधर के लिक्विड बढ़ेंगे। और हमने सीखा है कि लिक्विड से एसोसिएटेड, अगर लिक्विड का हाइट बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। अगर आप लिक्विड का हाइट बढ़ाते हैं हैविंग पर्टिकुलर डेंसिटी रो, तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जैसे ही यहां पे ऑस्मोसिस हुआ होगा थ्रू एसपीएम, मान लेते हैं कि इनिशियल लेवल इज दिस, मान लेते हैं कि इनिशियल लेवल इज दिस, नाउ दिस लेवल इज इंक्रीज टू समथिंग दिस लेवल। यहां पे अभी ये लेवल इंक्रीज हो गया।
और लेवल इंक्रीज होते ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? इनिशियली अभी इधर भी कितना लग रहा है 1 atm और इधर भी कितना लग रहा है 1 atm, हाँ या ना? क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर दोनों तरफ सेम प्रेशर लगेगा, लेकिन यहाँ पे P atm तो लग रहा है, लेकिन इधर थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये रोकना है। मान लेता हूं यहां 1 atm पहले लग रहा है, अब इधर 1 atm लग रहा है, लेकिन इधर 1.2 हो गया, मतलब इस हाइट की वजह से कितना बढ़ा 0.2। तो आप क्या करोगे, पहले से इधर प्रेशर लगा के रखोगे, पहले से क्या लगा दोगे, इधर प्रेशर लगा दोगे। अगर हम पहले से इधर प्रेशर लगा दें तो क्या ये इधर जाएगा? तो पहले देखना पड़ेगा ना प्रेशर की वैल्यू कितनी है, क्या नहीं। अगर मैंने यहां ये बढ़ने से 1.2 बढ़ा है, कितना बड़ा है 1.2, और मैंने 1.1 लगा के रखा है, तो क्या ऑस्मोसिस रुक जाएगा? 1.1 ही लगा रखा है और उस वजह से कितना बढ़ रहा है 1.2, तो हाइट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑस्मोसिस होगा ही होगा। अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना है, अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर P अप्लाइड, जो अप्लाइड प्रेशर है, अगर वो यहां पे जो बढ़ा हुआ प्रेशर है जिसको क्या नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर P अप्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से कम है तो ऑस्मोसिस होता रहेगा कि नहीं होगा? है, होता रहेगा। और अगर अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोसिस के एग्जैक्टली बराबर कर दिया हमने, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कर दिया, तो क्या ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर आपने अप्लाइड प्रेशर ज्यादा कर दिया तो अब ये फ्लो उल्टा हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या नाम देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब सॉल्वेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर यहां से क्या समझ में आया, यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है समझ में आया कि ये वो प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जो आप अप्लाई करोगे तो जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। या सिंपल इसको दूसरे टर्म में, थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोलें तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दो लोगों पर डिपेंड करता है, पहला कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी पे और सी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पाई प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, सी टी के, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या हो जाता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब हम सबको पता है सी क्या है इधर, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की जगह मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी भी लिख सकते हैं। और मोल का फॉर्मूला और क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को लिख लिया WB अपॉन मोलर मास को लिख लिया MB इंटू V इज इक्वल टू, या इंटू क्या आ गया RT। और यहां से क्या हम MB निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो बताओ यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, तो यहां से जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB होगा वो कितना होगा, WB अपॉन V इंटू RT अपॉन पाई। तो इस तरीके से हम MB निकाल सकते हैं। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको लिखने की आवश्यकता क्या थी सर, हम कर भी तो सकते थे। तो आपको सिखाया था, अब मैं फिर बता रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर मोलर मास ऑफ बायोलॉजिकल सोल्यूट्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। अगर आपसे कोई पूछे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से मोस्ट एक्यूरेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेजर करने के लिए बेटा, मोलर मास किसका, बायोलॉजिकल प्रोटीन्स लाइक, बायोलॉजिकल सॉल्यूट्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब। समझ में आया? तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सीधा सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलो, पाई इज इक्वल टू CRT कर लेंगे और कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पे
चारों ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म होता है। हालांकि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें नोट आपसे बोलना चाहूँगा कि जो ध्यान रखें। प्रॉब्लम है वैल्यू पुटिंग। फॉर्मूला तक बहुत अच्छा लगता है, समस्या है सर आर की वैल्यू क्या पुट करें। तो मैंने आपको बताया है सर कि अगर पाई, ध्यान रखें, अगर पाई एटीएम में ले रहे हो या बार में ले रहे हो तो वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में ही लेना है। और उसके लिए आर की वैल्यू कितना पुट करना है, 1/12 एटीएम लीटर पर मोल, या इसी को 0.08 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका किस में आ गया, पास्कल में, तो वॉल्यूम किस में रखने का, मीटर क्यूब में। और आर की वैल्यू तब कितना होगा, 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। और आप देखोगे मोस्ट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट गड़बड़ ही दिया होता है। वो पास्कल देंगे लेकिन वॉल्यूम लीटर में देंगे। तो क्या हमने लीटर को मीटर क्यूब में करना सीखा है? 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त होता है, लेकिन हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा एप्लीकेशन सीखना है। क्या सीखना है? एप्लीकेशन। हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। सुनिए, मैं बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला है वाटर प्योरिफिकेशन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? वाटर प्योरिफिकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने क्या बोला? अगर आपने अप्लाइड प्रेशर ज्यादा कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से तो सॉल्वेंट का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। तो यहां से ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितने लोग हैं? 2 लोग। क्या, कौन कौन से? सॉल्वेंट और एनवीएस, सॉल्यूट। तो पूरा सॉल्वेंट इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? एनवीएस बचेगा, जिसको हम आम सी भाषा में टीडीएस बोलते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। जो टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स हैं वो इधर रह जाएंगे और जो सॉल्वेंट है वो इधर फ्लो हो जाएगा। और यहीं पे आपका टैप लगा होता है जिससे हम प्योर वाटर निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? तो रिवर्स ऑस्मोसिस द वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा करके और वो सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन के जगह हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड जो टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें नाम दिया था कोई भी 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे आपको समझाया था कि जो ब्लड सेल हैं वो आइसोटोनिक होते हैं विद 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। क्या नाम दिया था? देखो, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, और यहां लिख सकता हूं ना, C1 T1 इज इक्वल टू C2 T2। क्या सही बात है? आर तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर भी अगर सेम है, अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो फिर सीधा N1 इक्वल टू N2, दोनों के मोल बराबर कर दो। कैसे भाई? T1 T2 कैंसिल हो जाएंगे, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2, और C क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या हो गया? कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा? मोल्स बचेंगे। N1 इज इक्वल टू N2। हालांकि C1 इक्वल टू C2 इज द राइट टर्म टू डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई वो क्या है? बोलो कि जो ब्लड सेल हैं, देखिएगा ध्यान से, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। मतलब जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन जितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है उतना ही प्रेशर ब्लड सेल के अंदर जो भी फ्लूइड हैगा वो लगाएगा, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बराबर। तो उस टर्म में हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस नहीं होगा, या अगर होगा भी तो इक्वल रेट से चल रहा होगा। अब आपके एक बार मैंने क्वेश्चन देखा है, उसमें 0.16 मोलर लिखा था और सबने उसको डिस्कार्ड कर दिया, गलत है। ऐसा नहीं करिएगा।
उसमें लिखा था कि ब्लड सेल आर आइसोटोनिक विद 0.16 मोलर NaCl solution. So first of all, you have to identify the molarity according to 0.9% W by V NaCl. निकाल सकते हैं क्या? 0.9% W by V का मतलब क्या हुआ? 0.9 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन. क्या ml आ गया? वॉल्यूम आ गया? क्या मास आ गया? तो उसे क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी. तो एक बार चेक कर लेना कि वहां पे सेम मोलैरिटी तो नहीं आ रहा जो दिया गया है. तो ये हुआ आइसोटोनिक सोल्यूशन. इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. जैसे सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा फेमस है. 5% सोल्यूशन ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ A is isotonic with 50% solution of urea at 300 Kelvin. At 300 Kelvin, find out molar mass of A. Find out molar mass of A. तो दोनों बेटा क्या है? आइसोटोनिक. पहले तो समझ लो कि 5% सोल्यूशन का मतलब क्या होगा. अगर सिर्फ 5% सोल्यूशन दिया है तो उसको W by V मानने का. क्या मानने का? W by V. तो 5% A का मतलब क्या होगा जरा बताओ तो? 5 ग्राम ऑफ A होगा इन 100 ml सोल्यूशन. क्या समझ पा रहे हैं? दूसरा सेकंड क्या है बेटा? 15% यूरिया है. तो बताइए इसका मतलब 15 ग्राम यूरिया इन 100 ml सोल्यूशन. बोलिए सही है? तो आप क्या करेंगे अगर आइसोटोनिक है तो? पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2. अब क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो C1 इज इक्वल टू C2 और वॉल्यूम भी सेम है 100 ml तो क्या होगा? N1 इज इक्वल टू N2. अब मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है बेटा? 5. मोलर मास मान लेता हूं M. सही है? इज इक्वल टू गिवन मास कितना है? 15 अपॉन मोलर मास 60. कैंसिल हो कितना आ जाएगा? 1/4. तो M कितना आ गया? 20 ग्राम पर मोल. अब ये क्वेश्चन देखते ही लोग छोड़ देंगे. परसेंट बहुत सारा है ना, या डिकोड नहीं होता है कि ये W by W है कि W by V है. इफ देयर विल बी सोल्यूशन तो आप उसको W by V मान के चलेगा. हो सकता है ये भी क्वेश्चन दे दे. सुनो ये 5% solution of A at 300 Kelvin is isotonic with 15% urea at 600 Kelvin. तो दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. तो कुछ नहीं, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है. T1 T2 कैंसिल नहीं करना. C1 T1 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? C2 T2. उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो ये हो गया आइसोटोनिक सोल्यूशन. अब इसी से मिलता जुलता, आइसोटोनिक सोल्यूशन से मिलता जुलता दूसरा क्या होगा? जो सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. व्हाट? हाइपोटोनिक. एंड देन नेक्स्ट वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इसको समझ लीजिए फिर से अगर याद ना हो तो. थर्ड वन इज हाइपोटोनिक. हाइपो शब्द का मतलब हमेशा कम से होता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटोनिक सोल्यूशन? इसका मतलब ये है कि जो भी आप सेल को प्लेस करोगे, जो भी सेल को क्या करोगे? प्लेस करोगे जिस सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन में जो NaCl का कंसंट्रेशन होगा वो 0.9% W by V से कम होगा. मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि सेल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन हैविंग concentration of NaCl less than 0.9% W by V. मतलब सोल्यूट ज्यादा है कि पानी ज्यादा है? सेल जिसमें प्लेस कर रहे हो उसमें NaCl ज्यादा है कि वाटर ज्यादा है? वाटर ज्यादा है कि कंसंट्रेशन हमने NaCl क्या लिया है? कम. और अगर ऐसे सेल को आपने रखा जहां पे पानी ज्यादा है, तुरंत वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू कहां चले जाएंगे? सेल में चले जाएंगे. कहां चले जाएंगे? सेल में. तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? इस केस में वाटर फ्लोज इनसाइड द सेल कि आउटसाइड द सेल? इनसाइड द सेल थ्रू ऑस्मोसिस.
और इससे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ द सेल हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ द सेल टेक्स प्लेस, जिसको हमने दूसरे शब्द में क्या नाम दिया था, एडिमा नाम दिया था। अब ये लोग हाइपोटोनिक शब्द यूज नहीं करेंगे, ये सब यूज करेंगे एक्वा सोल्यूशन। दिमाग में रखना, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ dilute solution of NaCl, so what do you mean by dilute solution is less concentrated, that is 0.9% WIV से कम ही लेना है, तो ऑब्वियसली उसको भी हम हाइपोटोनिक मान लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, अच्छा इसी के थ्रू जो कोई एक ट्री है वो अपने रूट्स के थ्रू वाटर इंपोर्ट करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही इंपोर्ट करता है, समझ रहे हो ना। वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी ट्री को ग्रो करने के लिए, तो वो रूट्स के थ्रू वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू ही ऊपर लाता है और बाकी के कार्यक्रम होते हैं। फोर्थ में बात करें तो क्या होगा, फिफ्थ में हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बताइए बेटा क्या है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली नाम है हाइपर, मतलब कंसंट्रेशन 0.9% ज्यादा होगा कम होगा, क्या होगा, तो क्या लिख देंगे, बोलिए तुरंत, सेल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन मोर देन की लेस देन, मोर देन व्हाट, 0.9% W/V NaCl। इसका मतलब यह है कि वाटर कम है और सॉल्ट ज्यादा है, और अगर आपने सेल को रखा ऐसे सोल्यूशन में जहां वाटर की डिमांड है तो तुरंत सेल से वाटर खींच लेगा, सेल से वाटर खींच लेगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, वाटर फ्लोज आउटसाइड ऑफ द सेल, और इससे क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग ऑफ सेल टेक्स प्लेस, श्रिंकिंग ऑफ सेल टेक्स प्लेस। तो बॉडी में डिहाइड्रेशन भी इसी वजह से होता है, मैंने समझाया था। अगर हम बहुत सारा चीज ठूस लेंगे तो NaCl का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और अपने सेल से तुरंत डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक का। ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सीखा है वो सब के सब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो तभी एप्लीकेबल है जो अपना NVS नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ये तो हो गया हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, एवरीथिंग। अब मैं बोलूंगा कि जो भी हमने कैलकुलेशन अभी तक किया है वो सारे के सारे कैलकुलेशंस एप्लीकेबल हैं तभी जब क्या हो, NVS अपना नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो वाटर में जाके या सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट नहीं होता हो या एसोसिएट नहीं होता हो, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता हो। अगर डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ तो जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है जो कि कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोले जाते हैं वो गलत हो जाएंगे। तो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा। तो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं सुनिएगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक NVS which may undergoes association or dissociation, जो डिसोसिएट हो सकते हैं या एसोसिएट हो सकते हैं, their observed colligative property will be different from calculated colligative property। अभी अपने पास कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास जो है, पहला क्या है बोलो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो फॉर्मूला फटाक से, दूसरा बोलिए रिलेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलिटी। फोर्थ लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, बताइए। ये तभी एप्लीकेबल है जब नॉन इलेक्ट्रोलिटिक NVS हो। अगर इलेक्ट्रोलिटिक NVS हुआ तो वो वाटर में जाकर डिसोसिएट या एसोसिएट भी हो सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे तो डिसोसिएट ही होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक बोलोगे तो वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यही होगा? नहीं, कुछ अलग हो सकता है। और वो कितना अलग होगा, वो कितना डेविएट होगा, उसको मेजर करने के लिए हम किससे पढ़ते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। किससे? वेंट हॉफ फैक्टर, I से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। वेंट हॉफ फैक्टर बेसिकली मेजर्स द डेविएशन ऑफ क्या, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? तो तीन टर्म्स में ये डेविएशन मेजर करता है।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में, मोलर मास के टर्म्स में एंड मोल्स के टर्म्स में. आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट्स. फर्स्ट, in terms of colligative property we can measure the deviation. In terms of molar mass we can measure deviation. In terms of moles we can measure deviation. तो सबसे पहला जो अगर मैं colligative property के टर्म्स में समझाऊं तो वेन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड colligative property अपॉन कैलकुलेटेड colligative property. बोलो सही बात है कि नहीं? तो यहां से जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू आई. मतलब अगर मुझे इसको कैलकुलेटेड से ऑब्जर्व्ड बनाना है तो इसमें इनटू क्या करना पड़ेगा? आई 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 आई. और आज से आपके लिए यही ऑब्जर्व्ड है और यही कैलकुलेटेड है. भाई अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. और इलेक्ट्रोलाइटिक होगा तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करके डाल देना. मोलर मास के टर्म में बेटा, मोलर मास के टर्म में जो आई होता है वो होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. अब शायद ही ये आपको नॉर्मल एबनॉर्मल लिख के देते हैं, बदमाश लोग हैं. ये आपको थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व्ड के टर्म्स में देते हैं. तो नॉर्मल का मतलब टूटने के पहले या टूटने के बाद? टूटने के पहले, दैट इज थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड. तो हम यहां बोलेंगे इट विल बी थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. देखो मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अलग अलग है. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कंफ्यूज हो जाओ, आपको यही याद रखना है. नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल. दिमाग लगा लेना कि नॉर्मल मतलब टूटने के पहले, दैट इज थ्योरेटिकल. एबनॉर्मल मतलब टूटने के बाद, दैट इज ऑब्जर्व्ड. अगर मैं मोल्स के टर्म में बात करूं तो मोल्स के टर्म में आई होता है क्या? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम. टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल्स, अपॉन इनिशियल मोल्स. ये हमें देखना है. तो इन शॉर्ट बेटा, अब अगर अपने को कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है तो जो भी फॉर्मूला उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है? आई. और आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंड करता है एनवीएस पे. किस पे डिपेंड करता है बोलो? एनवीएस पे. एनवीएस अपना क्या हो सकता है? हो सकता है क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या हो सकता है क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट. मतलब यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक बोलूंगा मैं. क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब ये क्या हो सकता है? या तो एसोसिएट हो सकता है या तो डिसोसिएट हो सकता है. सुनिएगा, एसोसिएट के केस बहुत कम है. जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है कि जो बेंजोइक एसिड है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? या कुछ कभी कभी फिनॉल बेंजीन में डालने पर डाइमर बनता है. एसोसिएशन के केस बहुत कम है. लेकिन जितने भी सॉल्ट हैं, NaCl, KCl, MgCl2, Al2, SO4 होल थ्राइस, जो भी आप सॉल्ट जानते हो वो जाके वाटर में डिसोसिएट होते हैं. क्या होते हैं? अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू क्या लेना है? 1. जैसे यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब का आई जो है 1 लेना है. एसोसिएट कौन होगा? एसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगा. मैं दिखाता हूं कैसे. एसोसिएट में आई इज लेस देन 1 और डिसोसिएट होगा तो आई इज लेस देन या ग्रेटर देन 1, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन 1. अगर एसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम और डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा. तो डिसोसिएट होगा और एसोसिएट होगा तो कैसे क्वेश्चन करने हैं तो देख लो. सबसे ज्यादा केस किसके आते हैं बेटा? डिसोसिएशन के. तो अगर कहीं भी डिसोसिएशन होगा तो नो डाउट आई 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 से ज्यादा ही होगा. अब कैसे होगा तो कर लेते हैं. मान लो आपको बोला गया कि NaCl डिसोसिएट हो रहा है तो किसमें होगा बताइए? Na++Cl-. इनिशियली मोल कितना मान लेता हूं मैं? 1. तो कितना होगा? 0 0. डिसोसिएट होने के बाद मैं मान लेता हूं कि समथिंग α% डिसोसिएट हो गया. जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितना मान लेते हैं बेटा? अल्फा. जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कितना होता है? 100%, 1. अल्फा कितना लेना है? 1.
लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 1 लेना है, दिया होगा तो रिस्पेक्ट करते हुए पुट कर देना है। अच्छा नहीं, कुछ भी दिया हम तो 1 मानेंगे। और कभी कभी ये इसमें भी कंफ्यूजन होता है, अल्फा 1 लेना है कि आई 1 लेना है। मैं पूछूं डीओडी बताओ कितना होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का? 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे नहीं, कौन सा डीओडी? 0। समझ में आ रहा है? वेंट ऑफ फैक्टर 1 लेना है कि डीओडी 1 लेना है, वो डिपेंड करता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या 1 होता है? वेंट ऑफ फैक्टर। क्या 0 होता है? डीओडी। टूटेंगे ही नहीं तो काय का डीओडी? इधर डिसोसिएट हुआ, अल्फा परसेंट डिसोसिएट हुआ, तो 1 में से कितना कम हो जाएगा भाई? अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो टोटल मोल्स कितने आ गए इक्विलिब्रियम पे? बोलो 1 प्लस अल्फा। कुछ नहीं दिया है तो अल्फा क्या मान लेना है? 1। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। और मैंने याद करना सिखाया था कि अगर अल्फा दिया नहीं है, मान लो 100% ही लेके चलना है, तो आई उतना ही होता है जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं। जैसे अगर मैं MgCl2 तोड़ूं और 100% डिसोसिएशन ले लूं, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो एक कटायन और 2 अनायन, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। वरना करो वही 1 0 0 1 माइनस अल्फा, अल्फा और 2 अल्फा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 2 अल्फा। ये सब जोड़ दोगे दिस एंड दिस, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 पुट करें, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। क्या समझ में आ गया? कर सकते हैं। और अगर बेटा कहीं एसोसिएशन हो रहा है, देखिएगा कहीं एसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू लेस देन क्या आएगा? 1। दिखा देता हूं कैसे। मान लो बोला कि उसने बेंजोइक एसिड C6H5COOH डाइमराइज हुआ C6H5COOH ट्वाइस में, तो पूछा बताओ कितना परसेंट डाइमराइजेशन है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन? तो यहां भी सेम मान लेते हैं कि लेट डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, मान लेता हूं यहां पे कि जो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन है या एसोसिएशन है वो समथिंग अल्फा मान लेता हूं। तो बोलो T इक्वल टू 0 पे कितना मोल ले सकते हैं हम? 1। तो ये कितना होगा? 0। तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितना डाइमराइज हो गया? मान लेते हैं 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बना होगा? अल्फा बाई 2। कैसे? 2 मोल से 1 मोल, तो 1 से 1 बाई 2, तो अल्फा से कितना बना होगा? अल्फा बाई 2। तो अगर यहां से आई निकालो बेटा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाई 2। कॉमन सेंस, 1 से कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा। तो बोलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1। इलेक्ट्रोलाइट में अगर डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा। और क्या हम आई की वैल्यू निकालना सीख गए हैं? अगर अपने को डिसोसिएशन दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो पुट करेंगे, और नहीं दिया है तो अल्फा की वैल्यू क्या मान लेंगे? 1 होता है। अब एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको सिखा देता हूं, देन ये अपना चैप्टर खत्म। जरा एक और क्वेश्चन हम अगर कर लें, Al2SO4 होल थ्राइस है, ठीक है, अल्फा दे रखा है 80%, पूछा आई बताओ, क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? तोड़े Al2SO4 होल थ्राइस, टूटेगा तो क्या बनेगा? 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, T इक्वल टू 0 पे 1 0, 1 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि 2 है 3 अल्फा। गलती से 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा नहीं करना है, जो मोल होगा उतना अल्फा कम होता है। 2 माइनस 2 अल्फा, 3 माइनस 3 अल्फा। आई की वैल्यू क्या ले लेंगे बोलो फिर? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, कितना आएगा बोलो? 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है तो कितना आ जाएगा? और नहीं कुछ दिया होता तो अल्फा कितना लेते? ये कितना हो जाएगा? टोटल आयंस 5, तो आई की वैल्यू 5 हो जाती है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या, नोट के टर्म में ही समझ लो। अपने पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना है बोलो? P0A माइनस PA अपॉन P0A, है ना? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू क्या है? XB इंटू वाई। ध्यान से देखना, मैं जो लिखने जा रहा हूं इसी पे तुम्हारा सारा सवाल रहेगा। अगर I ज्यादा होगा, अगर I बढ़ा,
तो लोअरिंग भी बढ़ेगा, तो फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि माइनस में है। तो आई बढ़ने से वेपर प्रेशर कम होता है। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, जो कि कितना होता है, टीबी माइनस टी नॉट भी होता है कि नहीं, इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी इंटू आई। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो अगर मैं आई बढ़ाऊं तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। डेल्टा टीबी और आई बराबर प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो आई बढ़ाने से क्या बढ़ता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर डेल्टा टीबी बढ़ेगा तो टीबी की वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बढ़ने से ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आई बढ़ाने से एलिवेशन भी बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। डिप्रेशन की बात करें, आप तो कर ही सकते हैं, बोर्ड्स नजदीक आ रहा है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू, तो काफी लेट समझे हो, के एफ इंटू मोलरिटी इंटू आई। आई बढ़ाने से डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, और डेल्टा टी एफ बढ़ेगा तो टी एफ कम होगा क्योंकि वो माइनस में है। तो आई बढ़ाने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्वाइट सिंपल, सीआरटी इंटू आई। आई बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे ही खत्म हो जाएंगे। जो नॉन कैलकुलेटिव सिर्फ कंपैरेबल वाले क्वेश्चन हैं वो तुरंत हो जाएगा। जैसे कि मैंने मान लो बोला कि बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पहला 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर MgCl2। तो अगर आई ज्यादा होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और टीबी भी ज्यादा होगा, लेकिन तब जब ये सेम हो। ऐसा नहीं आई से कर दिया, देख लेना C इंटू आई, मोलरिटी इंटू आई भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये 0.1 है, ये 0.5 है, ये 0.15 है और ये 0.1 है। अब ये ज्यादा नहीं होगा, अब ये ज्यादा होगा, क्योंकि के बी इंटू मोलरिटी इंटू आई, के बी तो सेम है, इसकी मोलरिटी बहुत ज्यादा है, 0.5 इंटू 1 0.5, 0.1 इंटू 2 0.2, 0.1 इंटू इसका आई 1 0.15 और इसका 0.1 इंटू 3 0.3 आएगा। तो देख लेना है मल्टीप्लाई करके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कर लोगे तो क्या ये हम कंपेयर कर सकते हैं किसका ज्यादा किसका कम, बस अपना काम हो जाएगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन बोला, इफ observed molar mass of NaCl is 85.3, what will be the degree of dissociation of NaCl? अब ये सवाल थोड़ा बढ़िया है। देखो NaCl जब टूटता है तो क्या बनता है बेटा, Na प्लस प्लस Cl माइनस 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस अल्फा। क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तुमसे बोला है अल्फा बताओ, सिर्फ मोलर मास दिया है वो भी एक, कौन सा वाला, ऑब्जर्व। क्या हमें NaCl का थ्योरेटिकल मोलर मास पता है? टूटने के पहले का मोलर मास पता है कितना होता है, 58.5, 23 प्लस 35.5। क्या हमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिया है कितना, बस हो गया। आई निकाल लेंगे इससे। आई क्या था, नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल, मतलब थ्योरेटिकल कितना है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। अगर मैं एक्चुअल ऑब्जर्व की बात करूं तो ये 36.5 होता है, अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो ये 36.5 होता है निकालने जाओगे तो। अगर नेगेटिव का ख्याल रखते हुए हम क्वेश्चन करें तो ये तो जस्ट थ्योरेटिकल एक डेटा दे दिया मैंने कैसे होता है। अगर एग्जैक्ट देखने जाओगे तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू बताओ, 58.5 अपॉन 36.5, तो 0.7 0.8 के करीब आएगा जो भी आएगा। अभी जो भी 0.7 0.8 आएगा वो आई इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा, 1 माइनस अल्फा, तो यहां से अल्फा निकल जाएगा कितना होता है।
समझ में आया? अब ये 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं। देखो, बोला 0.1 मोल ऑफ A2 dimerize in a solvent having Kf 0.4 degree Celsius per molar. If depression and freezing point is 0.2 degree Celsius and solvent is 1 kg, calculate the percentage degree of dimerization of A. A जो है डाइमराइज हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है 13.42 gram of CuCl2 is dissolved in 1 kg water having Kb 0.52 degree Celsius per molar. Calculate the boiling point of solution. ये 2 क्वेश्चन है। मैं हिंट देता हूं, सॉल्व आपने कर लेना है, आंसर निकल जाएगा। ये डाइमराइज हो रहा है, देखो तो हम क्या लेंगे, 2A से डाइमराइज किस में हो रहा होगा, A2 में। अभी सिखा T इक्वल टू 0 पे 1 0 A1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, बोलो हाँ या ना। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए 1 माइनस अल्फा बाई 2। इतना परसेंट डाइमराइज हुआ, एसोसिएट हुआ। पहले रिएक्शन लिखना सीख लेना। 2A से क्या हुआ है, A2। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें 94.2 ग्राम फिनॉल को डाइमराइज करा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हमें अच्छे से कर लेना है। तो जब आपको आई मिल गया, अब आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या लगाएंगे फॉर्मूला बेटा, KF इंटू मोलरिटी इंटू आई। अब आई भूलना ही नहीं है, कभी हमेशा अप्लाई करना है। ऑलवेज राइट द वैल्यू ऑफ आई, चाहे 1 हो, 1 से ज्यादा हो या वॉट जो भी हो। डेल्टा TF दे रखा है, KF दे रखा है और मोलरिटी भी दे रखा है 0.1 मोल और 1 kg सॉल्वेंट। तो क्या इससे आई निकल जाएगा, और आई को किसके बराबर कंपेयर कर देना है, 1 माइनस अल्फा बाई 2 से, तो अल्फा निकल जाएगा। सेम गोज फॉर दिस, CuCl2 है, टूटेगा तो क्या मिलेगा बोलो, Cu2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, हाँ या ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, तो आई की वैल्यू क्या मान के चलेंगे, 3, क्योंकि अल्फा मान लेंगे 1 है। आई 3 आ गया। देखो अगर आई हम छोड़ देंगे पूरा मिस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अब यहां से निकाल सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलरिटी इंटू आई। KB कितना है बेटा, 0.52, मोलरिटी कितना है, तो 13.42, इसका निकालोगे तो 134.4 या 134.2 ऐसा कुछ आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मोलरिटी 0.1 आएगा, क्योंकि वाटर ऑफ यहाँ पे वाटर का जो मास है 1 kg है, समझ रहे हो। मोलरिटी का फॉर्मूला मोल्स, तो मोल्स आ गया 0.1 अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया 1, तो 0.1 अपॉन 1 क्या आ गया 0.1, और इनटू आई क्या ले लेंगे बेटा 3, समझ रहे हैं। तो ये 0.156 के करीब आ गया। क्या सही बोल रहा हूं, देख लीजिए 0.156 के करीब आ जाएगा। ये क्या आएगा, डेल्टा TB। तो डेल्टा TB आगे क्या TB निकाल सकते हैं, तो सिंपल TB, डेल्टा TB कितना होता है, TB माइनस T0B, और वाटर है तो T0B कितना लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ अपना चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है।